हेलो एंड वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एटम और एटम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था। एंड उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो अब इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देन न्यूक्लियस किस किस टाइप की इफेक्ट शो करता है एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई चैप्टर बहुत ज्यादा ही बड़ा चैप्टर नहीं है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस चैप्टर में से अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर आपने सीबीएसई 2024 का पेपर दिया होगा या फिर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अराउंड 2 से 3 मार्क्स का न्यूक्लियाई से क्वेश्चन आया है। एंड जनरली जो क्वेश्चन आया है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन पूछी गई है आपसे। तो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि आप न्यूक्लियर रिएक्शंस को मेमोराइज जरूर करें बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि न्यूक्लियर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं एंड कैसे इस चीज न्यूक्लियर के बारे में हमने जाना। तो हमने पिछले चैप्टर में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला एंड हमें पता चला कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम का सेंटर में बहुत ज्यादा ही कंसंट्रेटेड है, हर एक एटम के सेंटर में, और उसी को ही रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। ओके, in the previous chapter we have learned that in every atom the positive charge and mass are densely concentrated at the center of atom forming its nucleus. So nuclei हमेशा याद रखना कि किसी भी एटम के सेंटर में होगा, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होगा और ये बहुत ज्यादा ही डेंस होगा। ठीक है, एंड अगर आप समझ पा रहे हो कि पूरे के पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड है तो ये बहुत ज्यादा डेंस भी है। ओके, द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ अ न्यूक्लियाई आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ अ एटम। हमने जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर का होता है डायमीटर में, वही एटम 10⁻⁻10 मीटर का होता है। तो अगर पूरे एटम से कंपेयर किया जाए तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है, अराउंड 10⁻5 टाइम्स छोटा है, बट सारा मास वही कंसंट्रेटेड है। एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था रदरफोर्ड के द्वारा, उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई वाज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा ही छोटा है दैट ऑफ द एटम, और कितने फैक्टर से छोटा है, अराउंड 10⁻4 और 10⁻5। ओके, तो ये सब था इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूक्लियाई। आगे चलते हैं। दिस मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻12 टाइम वॉल्यूम द एटम। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10⁻12 टाइम छोटा है एटम की वॉल्यूम से। इसका मतलब क्या कि जो एटम है ऑलमोस्ट खाली है, atom is almost empty. If an atom is enlarged to the size of a classroom, अगर आप इमेजिन कर सको कि एक छोटा सा एटम हमारे क्लासरूम जितना बड़ा है तो न्यूक्लियस, ये जो पिन का हेड है, इतना छोटा है, इतना ज्यादा साइज डिफरेंस है। आपके पूरे क्लासरूम को आप इमेजिन करो कि आप एटम के अंदर आ चुके हो, आपका क्लासरूम पूरा एटम है, तो ये जो आपका पिन है, ये भी काफी बड़ा साइज है। जो पिन होता है उतना छोटा एक न्यूक्लियस होता है, इतना ज्यादा खाली हमारा एटम है। ओके, तो इसका मतलब ये कि 99.9% एटम तो खाली ही है, उसमें कुछ है ही नहीं। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है, जब हमें पता चला कि न्यूक्लियस इतना ज्यादा छोटा है पूरे एटम के कंपैरिजन में, तो क्या न्यूक्लियस का कोई स्ट्रक्चर भी है? डज द न्यूक्लियस हैव अ स्ट्रक्चर जस्ट एज एटम डज? जैसे एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमने
शेल में डिवाइड करके एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या न्यूक्लियस का भी स्ट्रक्चर होता है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। अगर होता है तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ आर दीज हेल्ड टुगेदर? वो जो कॉम्पोजिशन है न्यूक्लियस के अंदर, जो भी चीजें प्रेजेंट हो वो एक दूसरे के साथ इतनी डेंसली चिपके हुए कैसे हैं? ओके, तो ये सब क्वेश्चन अराइज होते हैं एंड इन क्वेश्चन का आंसर्स हम इस चैप्टर में देने की कोशिश करेंगे कि क्या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, अगर स्ट्रक्चर है तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, एंड अगर उसके पास कॉम्पोजिशन है तो वो सारे के सारे न्यूक्लियस इतने छोटे से एरिया में इतने टाइटली बाउंड कैसे हैं, ये इतने ज्यादा डेंस कैसे हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी शैल लुक फॉर द आंसर टू सच क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम उन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे एंड वी शैल डिस्कस वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई। हम इस चैप्टर में इन क्वेश्चन के आंसर के अलावा न्यूक्लियाई की और प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उसका साइज इतना छोटा क्यों है वो एटम की कंपैरिजन में, न्यूक्लियाई का मास कैसे कैसे बनता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है। जैसे कि जब हम एटम पढ़ते हैं 9th-10th क्लास में तो हम एटम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वो दे दे या कितने इलेक्ट्रॉन ले ले कि एटम स्टेबल हो जाए। तो ऐसे ही हम न्यूक्लियस की भी स्टेबिलिटी की बात करेंगे एंड न्यूक्लियाई की वजह से कुछ फिनोमिनाज होते हैं। जब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन हमारे सन पे होता है जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है। फ्यूजन हम अपने अर्थ में कराते हैं ताकि एटॉमिक बम या न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन सके। ओके, तो ये सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो अब जानते हैं न्यूक्लियस के मास के बारे में कि न्यूक्लियस का मास कैसे डिफाइन होता है। तो जो एटम का मास है वो बहुत ज्यादा ही छोटा होता है किलोग्राम्स के कंपेयर में। अगर हम बात करें कार्बन की मास की तो कार्बन का मास अराउंड 1.99 इंटू 10⁻⁻26 kg के आसपास आता है। तो ये तो हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि एटम का अगर हमें मास नापना है तो केजी एक अच्छी यूनिट नहीं है। ओके, केजी हम लाइक कंपेरेबल चीज को नापते, जैसे कि इस पेन का अगर मुझे मास नापना है तो केजी अच्छी यूनिट नहीं है, क्योंकि अगर एक साइड मैंने इस पेन को रखा और एक साइड मैंने एक 1 kg ब्लॉक को रखा तो कुछ फर्क ही नहीं आने वाला। केजी वाला ब्लॉक बहुत नीचे चला जाएगा और ये मास कुछ भी शिफ्ट नहीं दिखा पाएगा वेट स्केल पे। तो ऐसे पेन को नापने के लिए हमें ग्राम्स का यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली चीजें और छोटी होती जाएगी तो यूनिट्स भी क्या होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी। अगर हमें एटम को मेजर करना है तो एटम के लिए केजी बिल्कुल सही यूनिट नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग एटम के लिए सबसे अच्छी यूनिट कौन सी है? हम ये केमिस्ट्री में जानते हैं कि हर एक एटम को एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है। तो ये चीज क्लियर है कि हम क्या करेंगे, एटम को एटॉमिक मास यूनिट में नापेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट मास यूनिट का यूज करेंगे एंड वो कौन सी होगी, एटॉमिक मास यूनिट। एंड एटॉमिक मास यूनिट की आपकी डेफिनेशन भी पता होगी। एक कार्बन 12 एटम का 1/12 कर दे तो हमें एक मास यूनिट मिल जाएगा। हमने कार्बन का मास नापा और जितना कार्बन का मास है उसको 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो जितना मास निकल के आता है दैट इज 1 एटॉमिक यूनिट से स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका डेरिवेशन देखिए। चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 एटॉमिक यूनिट is the 1/12 times of mass of 1 carbon atom। एंड एक कार्बन एटम का हमें ये मास कैलकुलेटेड हुआ केजी के टर्म्स में, उसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 एटॉमिक और केजी के बीच में रिलेशन आ गया कि 1 AMU इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1 म्यू का फॉर्मूला है। तो आगे से जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम एटम या न्यूक्लियाई का मास 1 एटॉमिक यूनिट में नापने की कोशिश करेंगे एंड अगर उसे केजी में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे कि 1U इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये वैल्यू हमें याद हो जानी चाहिए। क्वेश्चंस को हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये वैल्यू हमें याद हो जाए। तो ये वैल्यू हम याद रखेंगे एंड यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि किसी भी एटॉमिक लेवल पे अगर हमें मास कैलकुलेट करना है तो हम एटॉमिक मास यूनिट या स्मॉल यू को यूज करेंगे।
AMU को यूज करेंगे। अब एटॉमिक मास यूनिट के बारे में कुछ बातें, वो ये है कि एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट आर क्लोज टू बीइंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटॉमिक मास यूनिट 1 को हमने डिफाइन किया है 1/12 टाइम ऑफ कार्बन 12, करेक्ट। और ये जो वैल्यू निकल के आती है वो ऑलमोस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर आती है। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसी चीज का एटॉमिक मास 35 है, तो इसका मतलब ये कि वो 35 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है, क्योंकि 35 को हम लिख सकते हैं 35 इंटू 1, और 1 ऑलमोस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट एक तरीके से काम करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि जो क्लोरीन का मास है वो 35.46 आ रहा है। तो जब ऐसे मासेस आ जाते हैं तो हम नहीं कह सकते कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन के, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में टर्म्स आ रही है। इसलिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं दैट इज 1/12 इंटू कार्बन 12 की तरह यूज करते हैं, ना कि मास ऑफ हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, एक्सेप्शन केसेस है। Accurate measurement of atomic mass is carried out with a mass spectrometer. किसी एटम का अगर मास हमें नापना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ओके, एटॉमिक मास का कंटिन्यूअसली चेंज हो जाना किसी एक सेम एलिमेंट के लिए ही डिफाइन करता है कि एक प्रॉपर्टी लाई करती है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एंड बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाए एंड मास नंबर डिफरेंट हो जाए तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। ओके, एंड अगर रिवर्स हो जाए, सेम एटॉमिक मास हो जाए बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाए तो उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशंस पता होगी केमिस्ट्री से, या फिर हमने 10th क्लास की साइंस में भी पढ़ा था ये, तो ये चीज क्लियर होगी। तो एक टाइप के एटम के डिफरेंट डिफरेंट मास हो जाना हमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, और इस स्पेशल प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम आइसोटोप्स। एंड इस चैप्टर में आइसोटोप्स बहुत ज्यादा ही यूज होने वाले हैं, स्पेशली यूरेनियम के आइसोटोप्स। तो हमें आइसोटोप्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब क्या? एलिमेंट सेम है। एटॉमिक नंबर सेम हो जाना मतलब एलिमेंट सेम होना, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। तो एलिमेंट का सेम हो जाना बट उनके मासेस का डिफरेंट हो जाना, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। एंड जो सबसे कॉमन आइसोटोप्स का एग्जांपल होता है दैट इज हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 1H1, 2H1, 3H1। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये तीनों के तीनों जो एटम होते हैं आप देख रहे हो हाइड्रोजन के हैं। एंड नीचे वाली चीज जो लिखी रहती है दैट इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है, एंड एक्स उस एलिमेंट का सिंबल होता है। ओके, ये केमिस्ट्री से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन पता है। तो हाइड्रोजन एटम जिनका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली सेम होगा बिकॉज सेम एलिमेंट है, बट एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, तो ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इन तीनों के भी अलग अलग यूज है। जैसे कि ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है हम आगे जानेंगे। 2H1 को हार्ड वाटर भी कहते हैं,
ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन गैस है। 2H1 का अलग यूज है, 3H1 का अलग यूज है, 1H1 का अलग यूज है। तो एक टाइप के एटम जिनका मास डिफरेंट हो जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एटॉमिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, हमें ये चीज पता चल गया है मास की कॉम्पोजिशन से। आगे चलते हैं। सच एटम्स स्पाइक such atom species of the same element different in mass are called isotopes। यहाँ पर isotopes की डेफिनेशन भी दे दी, पर सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, पीरियोडिक टेबल में हम आइसोटोप्स को नहीं डाल सकते, हम सिर्फ डिफाइन कर देते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो नॉर्मल एटम होते हैं 1H1 ही आपको दिखेगा, 2H1 3H1 पीरियोडिक टेबल में आपको कभी नहीं दिखता है। ओके, तो हम आइसोटोप से कहते हैं कि ठीक है ऐसा भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो एक सेम ही स्पेस ले सकता है पीरियोडिक टेबल का। इट वाज फाउंड दैट प्रैक्टिकली एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स। हर एक एलिमेंट के पास एक आइसोटोप जरूर होता है। ओके, जैसे हाइड्रोजन के एंड यूरेनियम के आइसोटोप्स बहुत कॉमनली फाउंड हो जाते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के वैसे फाउंड नहीं हो पाते हैं, बट हर एक एलिमेंट के पास उसका खुद का एक आइसोटोप होता ही है, नेचर में मिल जाता है। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम मैनी एलिमेंट टू एलिमेंट। ये वही बात कही गई है कि कुछ एलिमेंट के पास ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं, कुछ के पास थोड़े कम होते हैं। तो ये एलिमेंट से एलिमेंट डिपेंड करता है कि किसके पास कितने आइसोटोप है। जैसे कि 34.98 एंड 36.98 यू, ये दोनों जो हैं ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, और अगर आप इनकी वैल्यू देखो तो ये ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल के आसपास पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 35 है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 37 है। तो आइसोटोप्स लाइक जनरली दिखा देते हैं वो प्रॉपर्टी कि जो हमने डिफाइन किया था एटॉमिक मास के बारे में, कि वो ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है जैसे कि इंटीग्रल मल्टीपल है हाइड्रोजन एटम का। तो अगर इसको भी अप्रोक्सीमेट करें तो ये कुछ कुछ वो प्रॉपर्टी को शो कर पा रहा है क्लोरीन का आइसोटोप। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप आर 75.4% एंड 25.6%। मतलब कि 35 Cl 75.4% नेचर में मिलता है, एंड 37 क्लोरीन 17 अराउंड 24.6% नेचर में मिलते हैं। ये दोनों आइसोटोप्स हमें नेचर में इतने इतने परसेंटेज में मिल जाते हैं। ओके, तो अगर हम एवरेज मास कैलकुलेट करें, एवरेज मास का आपको फॉर्मूला पता होगा, परसेंटेज इनटू मास प्लस परसेंटेज इनटू मास डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 100। तो हमें एवरेज मास मिल गया क्लोरीन का विच इज 35.47 यू। एंड आपको याद होगा कि एवरेज मास से भी एक बार एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी जब हम इनिशियली 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। तो ये हमने ऑलमोस्ट क्लोरीन का मास मिल चुका है कि क्लोरीन का एवरेज मास इतना होता है 35.47। अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पर उसके बारे में बात करिए कि हाइड्रोजन के पास भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। ओके, ये उनके मास है, जिसे ऑलमोस्ट 1, 2 एंड 3 लिखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ लाइटेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन विच हैज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 99.985 इज कॉल्ड प्रोटॉन। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियाई होता है और एक इलेक्ट्रॉन ही उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। अगर पूरे एटम के मास से इलेक्ट्रॉन का मास हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो जितना मास बचा है वो मास होता है प्रोटॉन का। तो हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर ये हमें अलग अलग आइसोटोप्स कैसे मिल रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो हम आगे जानेंगे कि न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन ही नहीं होता है, और भी दूसरे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पर अगर हम बात करें जो सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन है जिसका मास 1 है, अगर उससे हम इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें प्रोटॉन का मास मिल जाता है।
तो हमें प्रोटॉन का मास मिल गया विच इज 1U या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास एक्चुअली में 1U के इक्वल ही होता है, एंड 1U की वैल्यू हमने अभी याद करी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो अब हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू भी याद हो गई kg की वजह से, kg में कन्वर्ट करने में, क्योंकि वही होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें हमने मास ऑफ प्रोटॉन ऐड कर दिया तो हमें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मिल जाएगा। दूसरे जो दो आइसोटोप्स है उसको ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम बोलते हैं। ट्रिटियम न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए ट्रिटियम को जनरली लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली। ड्यूट्रियम हमें नेचर में मिल जाता है, ड्यूट्रियम हम बहुत जगह प्रेजेंट होता है, पर ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है तो उसको लैब्स में बनाना पड़ जाता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द प्रोटॉन। तो जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उसको प्रोटॉन कहा जाता है, एंड प्रोटॉन एक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल हो चुके हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन बहुत ज्यादा ही स्टेबल होता है। इवन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल कौन सा है, तो आप कहोगे प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी इतना स्टेबल नहीं होता जितना प्रोटॉन होता है। इट वॉज अर्लियर थॉट दैट न्यूक्लियस may contain electron, but this was ruled out later using the argument based on quantum theory। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश करी प्रूव करने की कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता होगा, बट ये जो थ्योरी देने की कोशिश करी गई थी ये सारी की सारी मतलब गलत प्रूव होती गई, जो आगे हम क्वांटम थ्योरी जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं उसकी वजह से। तो ये हमें कंफर्म है कि न्यूक्लियस में खाली प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बहुत ज्यादा ही स्टेबल होता है, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर की साइड होते हैं। तो न्यूक्लियस की पिक्चर अभी तक हमारे दिमाग में जो बनी है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है, अभी तक ये पिक्चर बनी है हमारी। प्रोटॉन को P+ से मैं लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन इज E-, जहां पर प्लस एंड माइनस चार्ज है। We know that the number of electron outside the nucleus of the atom is Z, the atomic number। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे लिखते हैं Z, और टोटल चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन का वो -ZE हो जाएगा। Z इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज है। और हम जानते हैं कि जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है वो पूरा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूक्लियस में खाली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए ताकि सब कुछ स्टेबल रहे एंड फाइनल आंसर हमें 0 मिले। तो न्यूक्लियस का चार्ज +ZE होता है। तो इसका मतलब ये कि किसी एटम में अगर Z इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास Z एटॉमिक नंबर होंगे, एंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं, किसी एटम से एस्केप आउट भी हो सकते हैं, बट प्रोटॉन बहुत ज्यादा ही स्टेबल होता है, वो एस्केप आउट नहीं हो सकता, वो इधर से उधर जंप नहीं कर सकता। तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा एटॉमिक नंबर के, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू Z। क्लियर? सो अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं, अभी तक हमारे दिमाग में पिक्चर बना है कि एटम के अंदर एक प्रोटॉन है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल है। तो हमें एटॉमिक नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, बट एटॉमिक मास का क्या?
जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमें नेचर में फाउंड आउट होते हैं। एक होता है 1H1, 2H1, 3H1। जो मैं ऊपर की साइड लिख रही हूँ वो मास है, और जो नीचे की साइड लिख रही हूँ वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ओके, ये एटॉमिक नंबर है। तो 1H1 में तो हमने देख लिया कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। 2H1 में क्या, 2 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। 3H1 में क्या, 3 प्रोटॉन हो जा रहे हैं न्यूक्लियाई में। तो ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजिंग था कि हमें ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स मिल क्यों रहे हैं, ये मास चेंज क्यों हो रहा है। एंड बिकॉज एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, और हमें प्रोटॉन के बारे में ही पता है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, तो 2H1 में क्या 2 प्रोटॉन है, एंड 3H1 में क्या 3 प्रोटॉन्स है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों आ रहा है। तो हमने जाना कि एक न्यूट्रल मैटर जरूर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, जो जिसकी वजह से एटॉमिक मास तो चेंज हो रहा है बट चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज कैसा होता है, किसी भी एटम का 0 होता है। 2H1 का भी अगर हम चार्ज देखें तो 0 आएगा टोटल चार्ज। एक्सपेरिमेंट्स किए गए एंड देखा गया कि टोटल चार्ज इसमें भी 0 आ रहा है, इस पे भी 0 आ रहा है, एंड इस पे भी 0 आ रहा है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वरना वो एटम चेंज हो जाता। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन हमें इन तीनों के केस में मिला। चार्ज हमें टोटल 0 मिल रहा है। इससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि इन तीनों के पास एक ही प्रोटॉन है। बट मास कैसे चेंज हो जा रहा है अगर प्रोटॉन एक ही है? तो हमने कहा कि मास इसलिए चेंज हो पा रहा है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जरूर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से मास चेंज हो रहा है बट चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। ओके, और उसी न्यूट्रल मैटर को एक दूसरा पार्टिकल कहा गया जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन। ओके, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी। जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे। 1932 में उनने वेरीफाई किया कि न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एंड वो न्यूक्लियस के अंदर है। एंड उन्होंने कैसे वेरीफाई किया? बाय ऑब्जर्विंग न्यूट्रल रेडिएशन एमिटेड बाय द बेरिलियम न्यूक्लियाई व्हेन बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल। उन्होंने देखा कि जब बेरिलियम नाम का एक एलिमेंट है जिसके ऊपर अगर हम अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करें तो न्यूट्रल रेडिएशन निकल रही है, ऐसी रेडिएशन जिसपे कोई चार्ज ही नहीं है। एंड रेडिएशन हम जानते हैं किसी न किसी पार्टिकल की वजह से होता है। तो हमने जाना कि न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ही डिटरमाइन द मास ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल नोन एज न्यूट्रॉन वेरी क्लोज टू प्रोटॉन। समझ लीजिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये लाइन। हमने कहा कि अब एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट न्यूक्लियस में भी खाली प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन के साथ एक और न्यूट्रल पार्टिकल है, दैट इज न्यूट्रॉन, जिसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों के दोनों एटम के न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जेम्स चैडविक ने ये हमें एक्सप्लेन कर दिया। और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अब हमें किसी एटम के अंदर की कंप्लीट पिक्चर मिल चुकी है। एंड अब हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वन इज न्यूट्रॉन, वन इज प्रोटॉन, वन इज इलेक्ट्रॉन। बट इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा न्यूट्रॉन ही है, सॉरी प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही है। ओके, तो यहाँ पर अब हमें न्यूक्लियस के अंदर दूसरा पार्टिकल मिल चुका है, दैट इज न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन की मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप मास देखो तो जो मास ऑफ प्रोटॉन था वो 1.66
इंटू 10⁻⁻27 था। मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। तो न्यूट्रॉन थोड़ा बड़ा है, उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, तो हमने एक रिएक्शन देखी कि अगर न्यूट्रॉन को फ्री कर दिया जाए, किसी न्यूट्रॉन को फ्री कर दिया जाए तो वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है एक न्यूट्रॉन, एंड वो अपने आप ही टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, और उसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। एंटी न्यूट्रिनो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अगर न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया जाए, ये रिएक्शन तब होती है जब न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूट्रॉन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, एंड न्यूट्रॉन इजिली टूटकर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस एक दूसरा पार्टिकल जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है, क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। हमने 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था, तो इसके पास स्पिन होता है, चार्ज नहीं होता, ठीक है, और कंप्लीटली ये लाइट की स्पीड से चल रहा होता है, तो ऑलमोस्ट वेव ही है। जब भी कोई न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, वो भी एंटी, ये जो बार लगाया है मैंने ऊपर की साइड, इसका मतलब है एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है अगर उस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर रखा गया है। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूट्रॉन बहुत स्टेबल होता है, एंड प्रोटॉन सबसे ज्यादा स्टेबल पार्टिकल होता है। प्रोटॉन किसी में भी नहीं टूटता, इलेक्ट्रॉन भी नहीं टूटता, बस इलेक्ट्रॉन बिकॉज जंप करता है तो वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। तो आज की क्लास में हमने न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन लिया, न्यूक्लियस के अंदर हमने जाना कि कैसे पता चलता है कि उसके अंदर प्रोटॉन है, फिर हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। तो आज की क्लास में हमने न्यूट्रॉन के बारे में मेनली जाना, उसके मास के बारे में जाना, वो डिस्कवर कैसे हुआ उसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर के अंदर जो कॉम्पोजिशन मिल चुके हैं हमें, ठीक है, एंड न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लास क्लियर होगी। थैंक यू।